सोचिए, क्या एक मामूली से बस की यात्रा आपको जिंदगी और हमारे सिस्टम पर एक गहरा कटाक्ष करना सिखा सकती है। आज हम हरिशंकर परसाई जी की क्लासिक कहानी बस की यात्रा की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़ी अजीब और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी चेतावनी से। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। मतलब सुनते ही मन में एक सवाल उठता है ना? बिल्कुल। आखिर क्यों? ऐसा क्या है उस बस में? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक खतरनाक सलाह। देखते हैं कि लेखक और उनके दोस्तों को आखिर जाना कहाँ था और ये अजीब सी सलाह उन्हें क्यों मिली। मामला तो बड़ा सीधा सा था। 5 दोस्त थे। उन्हें पन्ना से सतना जाना था ताकि वो आगे की ट्रेन पकड़ सकें, और शाम की 4 बजे वाली बस ही उनका एकमात्र जरिया थी। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें रोका और क्या कहा कि बस डाकिन है। सोचिए जरा, एक बस को डाकिन कहना। यहीं से परसाई जी का व्यंग्य शुरू हो जाता है। मतलब बस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा की तरह देखा जा रहा था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां लेखक की उस महान बस से पहली मुलाकात होती है, और यहीं से असली मजा शुरू होता है। बस जो पूजा के योग्य थी। बस को देखते ही लेखक उसे वयोवृद्ध कहते हैं। ये शब्द हम किसी सम्मानित बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? यहीं परसाई जी का कमाल है। वो उसे एक खटारा मशीन नहीं, बल्कि कोई पूजनीय चीज बता रहे हैं। और देखिए वो आगे क्या कहते हैं कि बस पर उम्र के नहीं, बल्कि अनुभव के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो बस ने सदियां जी हों, किसी ज्ञानी की तरह। ये जो सम्मान दिया जा रहा है ना, असल में ये उसकी खस्ता हालत पर सबसे बड़ा मजाक है। और फिर लेखक के मन से आवाज निकलते है, ये बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब जिस चीज का काम है लोगों को ढोना, उसकी हालत देखकर लग रहा था कि इसकी तो बस आरती उतारनी चाहिए। तभी सीन में आते हैं बस कंपनी के एक पार्टनर, और यहाँ 2 अलग अलग दुनिया टकराती हैं। लेखक पूछते हैं, ये बस चलती भी है? और पार्टनर साहब पूरे भरोसे से कहते हैं, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक का अविश्वास और पार्टनर का अंधविश्वास, यही तो उस सिस्टम पर कटाक्ष है जो ऐसी चीजों को चलाता रहता है। खैर, जैसे तैसे इंजन स्टार्ट हुआ, और होते ही क्या महसूस हुआ? लेखक कहते हैं, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। सोचिए, पूरी की पूरी बस इतनी बुरी तरह हिल रही थी, जैसे आप बस में नहीं, बल्कि सीधे इंजन के अंदर ही बैठ गए हों। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा, गांधी जी के आंदोलन। यहाँ पर साई जी ने जो किया है वो सच में कमाल है। उन्होंने बस की खराबियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों से कर दी है, और यहीं से ये कहानी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। 2 बड़े आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी बिना हिंसा के विनम्रता से उनके कानून तोड़ने का आंदोलन। अब देखिए परसाई जी इस इतिहास को बस से कैसे जोड़ते हैं। वो लिखते हैं, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब सीट बॉडी का साथ नहीं दे रही, इंजन कहीं और भाग रहा है, कोई भी पुर्जा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। कमाल है ना? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भरोसे का पूरी तरह से अंत हो जाता है। अभी तक तो बस जैसे तैसे चल रही थी, पर अब जो होता है वो बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर देता है। अब हाल ये था कि यात्रियों का डर इतना बढ़ गया कि सड़क के किनारे का हर पेड़ उन्हें अपना दुश्मन नजर आ रहा था। उन्हें लगता था कि बस कभी भी किसी पेड़ से टकरा सकती है। जब सिस्टम पर भरोसा उठ जाता है तो ऐसा ही होता है, हर चीज से डर लगने लगता है। और फिर तो मानो खराबियों की झड़ी लग गई। पहले पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया तो ड्राइवर बाल्टी से इंजन में पेट्रोल डालने लगा। फिर एक घिसा पिटा टायर फुस हो गया और बस जोर से रुक गई। और अंत में बस की हेडलाइट्स ने भी जवाब दे दिया। अब सफर तो छोड़िए, ये किसी सर्कस जैसा लग रहा था। और उस अंधेरी रात में सड़क पर रुकी बस को देखकर लेखक को क्या लगा? लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। देखिए, यहाँ भी बस को
एक इंसान की तरह देखा जा रहा है, पर इस बार मजाक में नहीं, बल्कि एक उदासी के साथ, जैसे कोई बुजुर्ग महिला हिम्मत हारकर बैठ गई हो। और इस सब के बीच लेखक का ध्यान फिर से उस कंपनी पार्टनर पर जाता है, और अब लेखक उसे एक लापरवाह इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक महान बलिदानी की तरह देख रहे हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा व्यंग्य है। जानते बूझते हुए कि टायर खराब है, वो उसी बस में सफर कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर। लेखक कहते हैं कि ये तो उत्सर्ग की भावना है। ये उस मानसिकता पर चोट है जो अपनी जबरदस्त गलतियों को भी महानता का नाम दे देती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, इत्मीनान की प्राप्ति। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, डर भी खत्म हो जाता है, तब यात्रियों के अंदर एक गजब का बदलाव आता है। वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। पहले तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ी, फिर कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, और आखिर में उन्होंने मान लिया कि पूरी जिंदगी शायद इसी बस में गुजारनी है। और जैसे ही उन्होंने ये मान लिया, सारा तनाव, सारी चिंता गायब हो गई, और उसकी जगह ले ली हंसी मजाक ने। लेखक कहते हैं, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये कमाल की बात है ना। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो उन्हें शांति मिल गई। अब बस कहीं ले जाने वाली गाड़ी नहीं, बल्कि उनका अपना घर बन गई थी। और कहानी का अंत होता है सबसे जबरदस्त कटाक्ष के साथ। लेखक उस कंपनी पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि जब वो मरेगा तो देवता बाहें फैलाकर उसका स्वागत करेंगे और कहेंगे, वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इससे तीखा व्यंग और क्या हो सकता है? तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक बलिदान की कहानी है, या फिर एक ऐसे सिस्टम पर कटाक्ष है जहां लापरवाही ही बिजनेस मॉडल बन जाता है? ये कहानी हंसाती तो बहुत है, पर सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम और आप अपने आसपास रोज ऐसी कितनी ही बसों में सफर करते हैं, है ना?